क्या होगा मॉलिक्यूलरिटी, 2 मॉलिक्यूल इसका और 1 मॉलिक्यूल इसका, तो ये हो जाएगा ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है। अच्छा, बट ये तो बहुत सिंपल था ना डेफिनेशन, मैंने कितने एक सिंगल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी हो गया। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देखो जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया, देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करो तो क्या बनेगा ये बताओ। एक तो वाटर बनेगा और प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हारा टोटल रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। बट ये रिएक्शन जो है ना वो 2 स्टेप में होगा। स्टेप 1, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट कि H2O2 ब्रेक होकर के देगा वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और स्टेप 2 जो रिएक्शन है नेसेंट ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर ये क्या बनेगा, तो ये होता है स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। अब क्वेश्चन में कैसे लिखा आपने स्लो एंड फास्ट, ये मैकेनिज्म है ना। तो पेपर में ऐसा भी दिया रहता है ये रिएक्शन स्लो है ये रिएक्शन फास्ट है, बताओ इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, है ना। तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि स्लो रिएक्शन है कि फास्ट रिएक्शन है, तो ये कंडीशन में दिया रहेगा एग्जाम, या फिर हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वही रिएक्शन आएगा और हम फटाक से कंक्लूड कर लेंगे कि अच्छा ये स्टेप स्लो से जुड़ा हुआ है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, ये जो स्टेप 1 है ये काफी स्लो होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। बट नेसेंट ऑक्सीजन मिलाओगे तो ऑक्सीजन रहेगा, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। जैसे हम देखा करना ये टॉर्टवाइज हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पता है किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप है ना उससे रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि अगर कोई चीज फास्ट हो रहा है वो कैसे जज करोगे, जो चीज स्लो हो रहा है तो तुम उसको समझ सकते हो, जज कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है ना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जाऊं नेक्स्ट पेज पे। सही, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? लेकिन गारंटी नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग सही आएगा या गलत आएगा। मैं तो वैसे रिकॉर्डिंग चला रहा हूं, लेकिन कभी-कभी वॉइस नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। मैंने लगा दिया है रिकॉर्डिंग, है ना। थैंक यू सर। तो ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी में क्या होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। स्टेप का जो रिएक्टेंट है वही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होगा, जिसका स्पीड स्लो है उसका रिएक्टेंट देखो
उस रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, वो मॉलिक्यूलिटी हो जाता है रिएक्शन में। तो अगर तुमने H2O2 लिखा है तो ये तुमने लिखा था ना कि H2O2 में H2O आएगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, है ना, और फिर नेसेंट ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये मिल करके ये क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो तुमने ये लिखा था स्टेप 1 लिखा था, ये क्या लिखा था स्टेप, ये तुमने स्लो लिखा था और ये तुमने फास्ट लिखा है। तो मॉलिक्यूलिटी में हम क्या करते हैं, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसे कंसीडर करते हैं, तो इसे कंसीडर करते हैं। अब इसमें कितने रिएक्टेंट, कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है H2O2 के, एक ही हो रहा है ना, एक ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलिटी क्या होगा रिएक्शन का, मॉलिक्यूलिटी 1 को हम क्या लिखते हैं नॉर्मली, यूनिमॉलिक्यूलर लिखते हैं। तो जो रिएक्शन फास्ट हो रहा है ना, उससे हम मॉलिक्यूलिटी नहीं निकाल सकते। मॉलिक्यूलिटी हमेशा स्लोएस्ट रिएक्शन से निकाल रहे हैं। स्लोएस्ट रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं, वो उसका मॉलिक्यूलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पेन पेपर का कॉन्सेप्ट है। मींस इसको हम क्या लिखते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। हाँ जी सर, आपने ऊपर जो लिखा है उसका मतलब क्या है? हाँ, मैंने ऊपर जो लिखा है ना कि मान लो कि तुम्हें सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है या फिर एक रिएक्शन के 3 स्टेप्स दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है 2 फास्ट हो रहा है, 1 स्लो हो रहा है। तो मॉलिक्यूलिटी जो है ना वो स्लोएस्ट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्लोएस्ट रिएक्शन ही क्या बताएगा, रेट डिटरमाइनिंग होता है। माने स्लोएस्ट रिएक्शन को देख करके हम रेट निकालते हैं उसमें। सर तो अगर जी, बाई मॉलिक्यूलर है तो कौन से पे डिपेंड करेगा? अगर मान लो बाई मॉलिक्यूलर आया तो बाई मॉलिक्यूलर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। इसका मतलब है कि अगर बाई मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलिटी 2 है, तो तुम उसी रिएक्शन को लिखा होगा तुमने जो स्लोएस्ट स्टेप है उस रिएक्शन का। यस सर, समझ आया, है ना। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कभी कभी आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मॉलिक्यूलरिटी, तो लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये पेन पेपर पे कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी, मॉलिक्यूलरिटी कैनॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, इट कैनॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, एंड इमेजिनरी नहीं हो सकता है। इमेजिनरी का मतलब है आई। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी cannot be greater than है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे मान लो ए और बी कोलाइड करके तुम्हें बनाया CND, तो प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा कि ए और बी में फ्रीक्वेंट कितने कोलिजन्स हुए। जितना ज्यादा रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा उतना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर तुम मॉलिक्यूलरिटी मान लो 4 लिख रहे हो, तो मॉलिक्यूलरिटी मान लो तुम 4 लिख रहे हो, 4 का मतलब क्या है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तभी तो तुम 4 लिख रहे हो ना। लेकिन होता क्या है कि कोलिजन जब भी होता है
तो 2 मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है, एट ए टाइम 4 मॉलिक्यूल्स में कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। या हार्डली कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 क्यों? क्योंकि ये एक्सियल हो सकता है और ये ऐसा हो सकता है कोलिजन, एक्स एंड वाई के अलॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 4 नहीं कर सकते, 3 से कम कर सकते हैं, मतलब 3 या फिर 3 से कम कर सकते हैं, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, है ना। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी किस पे डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्शन पे डिपेंड करता है जिसका स्पीड क्या है, स्लोएस्ट है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, पेन पेपर पे कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। अच्छा, जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं और जितना फास्ट नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है उतना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो एट ए टाइम क्या हो सकता है, या तो कोलिजन्स 2 हो सकते हैं बिटवीन 2, या फिर कोलिजन 3 हो सकता है बिटवीन 3, बट उससे ज्यादा कोलिजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी हम क्या लिखते हैं कि 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी cannot be greater than 3 because more than 3 molecules may not mutually collide with each other. इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किससे कनेक्टेड है, कोलिजन से कनेक्टेड है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स एमंग क्या रिएक्टेंट, क्या लिखा बच्चों, प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स एमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। और इसको हम पता है क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का रिएक्शन कोलिजन से है ना, और म्यूचुअली कितने मॉलिक्यूल कोलाइड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें कोलिजन में इंटर होना पड़ेगा, इसलिए हम कोलिजन में इंटर हुए हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं जाऊं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, जैसे मैंने बाइनरी लिया है ना, बाइनरी कोलिजन, कोई भी बाइनरी कोलिजन बताओ, जैसे A प्लस बी का बाइनरी कोलिजन। तो A जो है
ए कुछ ऐसा रहा होगा मान लो, और बी कुछ ऐसा रहा होगा, और ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है मान लो, ये प्रोडक्ट बना है। तो ए और बी प्रोडक्ट तभी बनाएगा ना जब इन दोनों में हीटिंग होगा, ये तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? और जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो पता है ए और बी, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, ये NaCl बनाया, तो पता है उसमें हीटिंग कितना होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है उसका? तो उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन दोनों में जो हीटिंग हो रहा है ना, वो 10 to the power 5 to 10 to the power 8 28 होता है अराउंड। मीन्स इसको ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। टेन टू द पावर 25 तो बहुत बड़ा नंबर है ना, और वो हमें पता भी नहीं चलता है। तो Na और Cl जब कंबाइन होकर NaCl बनाएगा ना, तो उसमें हीटिंग जो होगा Na और Cl का, वो पर यूनिट वॉल्यूम 10 to the power 25 कोलिजन्स होते हैं उसमें, समझ रहे हो? और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना फास्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते होंगे उसमें रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होता होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता होगा। ये बाइनरी कोलिजन के लिए कंडीशन है, ठीक है बच्चों? अब कोलिजन दो तरह के होते हैं। अब ए और बी में जो कोलिजन है ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं। तो अगर हम अभी सिर्फ बाइनरी पे बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है, बिटवीन A and B. There are two types of collision between A and B. तो एक से प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरे से प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ऐसा भी हो सकता है। कोलिजन हो रहा है लेकिन एक से प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरे से नहीं भी बन सकता है। इसका मतलब है कि कोलिजन जो होंगे ना, कोलिजन दो तरीके के होंगे, है ना? एक हो जाएगा इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, और दूसरा होगा इनएफेक्टिव कोलिजन, इनएफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इनएफेक्टिव कोलिजन में नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है कि एक ए है और ये बी है, तो कोलिजन ऐसे हो सकता है ना? इनएफेक्टिव में क्या है? मान लो ये ए है और ये बी है, इनएफेक्टिव हो गया, ठीक है? या फिर ये ऐसा है ना, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, मैं चेक करता हूँ मेरे पास है या नहीं। मैंने पहले पढ़ाया था बच्चों को।
नोटेशन चेक करता हूँ मैं। इसमें सर्च कैसे करते हैं? यहाँ से ना, केमिकल ऐसे करते हैं, काइनेटिक्स, शायद यही होंगे, चेक कर लेता हूँ। ओ ये तो ये वाला फाइल है, आगे वाला फाइल है 49 है नहीं, डी डेस्कटॉप। इसमें है क्या? ठीक है, चलो मैं एक बार आपको बाद में एनिमेशन दिखाता हूँ, है ना? फाइल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ लो ना, इफेक्टिव में प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इनइफेक्टिव में प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से ए एंड बी जो है ना उसमें कोलिजन होगा, लेकिन वो एक्सियल नहीं होगा, माने इन वन लाइन कोलिजन नहीं होगा। ठीक है ना? और तो कोलिजन जो है वो अगर इफेक्टिव कोलिजन है तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना, यहाँ पे देखो, फॉर बच्चों, फॉर देखो, फॉर अ कोलिजन टू बी effective, the following two barriers are to be cleared. इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जब तुम्हें दो बैरियर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दो चीजें कोलाइड कब करेंगे? मान लो हाँ, दो चीजें कोलाइड कब करेंगे? हाँ, लेकिन मान लो कि ठीक है, अगर दो एक्टिव मॉलिक्यूल से तो कोलाइड करेगा जैसे, लेकिन अगर हम टॉर्टोइस और रैबिट वाला सिचुएशन ले लें, रैबिट है ना, अब रैबिट सोया हुआ है बेचारा, टॉर्टोइस एक्टिव है, इन दोनों, ये भी अपने पाथ में जा रहा है, ये भी अपने पाथ में जा रहा है, इन दोनों में कोलिजन कब पॉसिबल है? ये कोलिजन तभी पॉसिबल है जब रैबिट भी मोशन में हो।
मैं जब दो ट्रेन्स मोशन में, अच्छा जब दो ट्रेन्स रेस्ट में होगा तो कोलिजन होगा नहीं होगा, तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेट जब करोगे तो जो एनर्जी तुम सप्लाई करोगे ना उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे होता है ना जंप करने के पहले जो एनर्जी तुम खुद में सोचते हो यार मेरे को जंप करना है, तो क्या करते हो, ऐसे दौड़ते हुए आते हो और फिर ऐसे यहाँ पे जंप कर जाते हो, है ना। तो तुम जो मोटिवेट अपने आप को कम कर रहे हो ना वो जंप करने के लिए, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं आएगा ना तब तक हम रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तब तक हम एक्टिव बनेंगे ही नहीं, है ना। तो पहला एनर्जी बैरियर क्या है कि हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, तभी कोलिजन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखोगे एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। फर्स्ट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड सेकंड होता है थ्रेशोल्ड, और सेकंड होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि जैसे इमेजिन करो कि ऐसा एक माउंटेन है ना, ऐसा इसका 3D है मेरे पास, मैं भी आपको शो करता हूँ। ये इसी में था ना, हाँ इसी में था। हाँ ये वाला, ठीक है। अब देखो ये जो फिगर तुम्हें दिख रहा है ना, ये देखो ये है माउंटेन दिख रहा है तुम्हें, ये माउंटेन दिख रहा है, और ये देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है क्या, देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब ये स्टोन है ए और उसको कोलाइड करना है बी से, तो अपने आप कोलिजन होगा क्या, नहीं होगा। इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा ना तुम्हें, तो इसको लिफ्ट कराना पड़ेगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यही डायग्राम हम बनाए पीछे तो देखो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और किधर गया ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ए है और ये बी है, इन दोनों में रिएक्शन कराना है, तो क्या करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, समझ रहे हो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बनाओ यहाँ पे, ये वर्टिकल लाइन को वाई ले लो, इसको वाई ले लो, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स ले लो, ठीक है। तो चलो, तो मैं देखो इसको प्लेन पे कैसा रखता हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ऑरिजिन वाई। रिएक्टेंट कहाँ पे है, ए पे ना, क्योंकि ये है हमारे कंट्रोल में, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ये हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर पुश करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ये जो रिएक्टेंट है ना ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया, लेकिन रिएक्टेंट बेचारा सोया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको एनर्जी दोगे, है ना। तो एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा,
देखो गया ना, देखो जैसे ये स्टोन ऊपर जा रहा है, जाएगा ना ये स्टोन ऊपर, है ना, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और उसके बाद ये अपने आप जो है फिर इस स्टोन को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तुमने यहाँ तक पुश कर दिया ना, उसके बाद अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद अपने आप यहाँ पे प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये जो तुमने एनर्जी दिया ना इसको, ये वाला जो एनर्जी दिया, इसको हम बोलते हैं EA, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। जैसे रोज सुबह उठते होगे और सोचते हो ट्यूशन जाए या ना जाए, या ऑनलाइन अटेंड कर, है ना, ट्यूशन जाए या ना जाए या ऑनलाइन अटेंड कर ले, तो क्या करते हो डेली, तो बताओ अपने आप को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो नहीं, मानो अगर हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करें ना, पेरेंट्स बोलते जाओ करियर बनाना है तुम्हें, कब तक घर में बैठे रहोगे, राइट, बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना, जाओ कुछ काम करो, करियर बनाना है, कब तक घर में कोविड को लेकर के बैठे रहोगे। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिख सकते कोविड के कारण नहीं पढ़ पाए, एग्जाम तो होने ही वाला है ना। और कुछ दिन में एज भी काउंट होगा, कुछ दिनों में एज भी काउंट होगा, अभी वो गवर्नमेंट बोल रही है कि एज नहीं काउंट होगा, वो भी काउंट होने वाला है, ठीक है। तो कब तक घर में बैठोगे, मैं कब तक घर में बैठ के पढ़ूंगा, है ना। तो फिर या तो पेरेंट्स का प्रेशर एक्टिवेट कर दिया तुमको, या फिर खुद का अपना, यार नहीं मेरे को लाइफ में कुछ कर दिखाना है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया, महात्मा गांधी ने किया, है ना, APJ अब्दुल कलाम ने किया, यार मेरे को भी कुछ कर दिखाना है लाइफ में, एक्टिवेट हो गया, है ना। तो यहाँ से तुम यहाँ आ गए, और जब एक बार यहाँ आ गए तो पूरा दिन भर तक यही करो, पता है नहीं, ये एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेट करा देना। जैसे ये बताओ, दूध को बॉईल करने के लिए कौन सा एनर्जी देते हो, मिल्क को बॉईल करने के लिए हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या करता है, हीट एनर्जी जो है रेट ऑफ कोलिजन को बढ़ा देता है। जो मिल्क होता है ना, तो मिल्क में जो ग्लूकोज वगैरह जो होता है उसमें रेट ऑफ कोलिजन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ कोलिजन से बढ़ाने से क्या होता है, वो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है, और फिर उसका प्रोडक्ट मिल्क बॉयल हो गया, प्रोडक्ट आपको दिखता है ना। फील हो रहा है या नहीं? अच्छा। कभी कभी मानो दो दोस्तों में झगड़ा कराना है ना दो दोस्तों में झगड़ा करा रहे हैं, तो कैसे एक्टिवेट कराओगे उसको। मान लो कि दो बेचारा एकदम बिल्कुल सीधा साधा बंदा है अब समझ रहे, तो उसको एक्टिवेट करा दो इसको। अच्छा, ये देखो, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, है ना ऋषिता, लेकिन होता क्या है ना, ये स्टोन यहीं पे क्यों रहना चाह रहा था, ये मूव क्यों नहीं करना, हम घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा एनर्जी रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, फिर तुमने कौन सा एनर्जी इसको दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि दिस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, जब इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, थ्रीशोल्ड एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम ये समझ गए ना, तो तुम समझ लो केमिस्ट्री में सब कुछ समझ गए। ये जो एनर्जी है इसको हम क्या लिखते हैं, थ्रीशोल्ड बोलते हैं, थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी। हम लोग तो बहुत अपने पापा से बहुत डरते थे, क्योंकि हमारे यहाँ रूल था रात में नहीं सोना है, क्योंकि हमारे पापा रात को बहुत पढ़ाई करते थे। तो वो पढ़ते थे तो हम लोग को भी सोचते थे कि हमारे बच्चे भी वैसा ही करें। तो क्या होता था कि सुबह सुबह अगर वो सोए देख लिए, वो मॉर्निंग वॉक से आए तो बहुत तेज चिल्लाते थे, है ना। तो हम सोए हुए रहते थे अपने पोटेंशियल एनर्जी के साथ, और उन्होंने बहुत तेज चिल्लाया, एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया, प्रोडक्ट बन गया, है ना। ऐसा होता है किसी के साथ, सबके साथ ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे थ्रीशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू
क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो अगर किसी ने कहा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, समझ रहे हो, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये हो गया ई है ना, और ये हो गया पीई, ये टोटल थ्रेशोल्ड हो गया, है ना। तो इसका मतलब हम लोग तो काउंट तो यहाँ से करते हैं ना, रिएक्टेंट को हमने इतना एनर्जी दे दिया कि प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हाइट है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में से अगर एक्टिवेशन माइनस कर दोगे ना तो तुम्हें ये एनर्जी मिल जाएगा ना, इस टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये एनर्जी मिल जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा ई, टोटल माइनस ई है, थ्रेशोल्ड माइनस ई है, वो क्या हो गया, डेल्टा ई हो गया। और जब तुम एक्टिवेशन एनर्जी दे दोगे तो उसके बाद एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठेगा और इंस्टीट्यूट पे चला जाएगा। हाँ, तो है ना, तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो एनर्जी है, इसको एक्टिवेशन, यहाँ तक एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मान लो कि यहाँ पे ये देखो, ये एनर्जी है, हमें ये गैप निकालना है, ये मैं ले लेता हूँ सपोज 100 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और ये हाइट तो ज़्यादा ही होगा ना, तो ये मैं 150 ले लेता हूँ, तो ये डिफरेंस कितना होगा बता सकते हो, कैसे निकालोगे? हाँ, तो हम इसको डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये 100 है और ये कितना चाहिए 150, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 50। तो जो 50 है वो क्या एक्सोथर्मिक होगा, मैंने 50 एनर्जी क्या बाहर निकलेगा या 50 गेन करेगा, वो बाहर निकलेगा, कैसे? आई थिंक सर एंडोथर्मिक होगा ना? नहीं, शायद मैंने रिवर्स लिख दिया, रुक जाओ, ये 100 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये माउंटेन है, माउंटेन पे हमें ये स्टोन को ऐसे ऊपर चढ़ाना है, तो हमें बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो हमें बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, मैंने ये 150 हम पकड़ लेते हैं एक एवरेज अप्रोक्स। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना, ये मान लो हाँ, या एक बार यहाँ पे आने के बाद तो अपने आप चला जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, ये एनर्जी ज़्यादा है ना, शायद ये एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक हमें इनिशियल से काइनेटिक गया, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगा शायद यहाँ पर, है ना। ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। हाँ, तो अच्छा, तो अगर हमें फील होना चाहिए चीज़, अभी देखो अगर मान लो ग्राफ आप कुछ, वो पार्ट वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ।
मान लो रिएक्टेंट यहाँ है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, एक ऐसा ग्राफ हो सकता है, या फिर एक हमने ग्राफ कुछ ऐसा लिया था ना, ऐसा लिया, ये है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है। तो यहाँ से हमें पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये 3 लेबल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखो अब क्या करें, यहाँ से मैं एनर्जी देना पड़ रहा है ऊपर, है ना, यहाँ तक आएगा ये, और यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ हो, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना एक्टिवेशन एनर्जी। इस केस में यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे यही एक्टिवेशन एनर्जी होगा ना, इसको ऊपर ले जाने में जो एनर्जी लग रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी सही है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हम बेस से लेंगे, शायद बेस से ले जाओगे, हाँ यहाँ से जाएंगे, तो ये प्लस ये एनर्जी अगर हम ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर थ्रेशोल्ड भी फिर बेस से लेना पड़ेगा ना? इसको भी यहीं से जाएगा ना, ये समय रेफरेंस यहाँ है, क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो रेफरेंस लेते हैं ना, रेफरेंस यही लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जो जा रहे थे वो सही है, बस ये प्लस ये अगर हम ऐड कर देंगे तो थ्रेशोल्ड हो जाएगा। इसमें एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी गेन होगा, ये सोचना है। सर डेल्टा ही सेम है ना, मतलब इतना ही होगा ना जितना हम डेल्टा ई का मतलब है ये माइनस ये, मैंने ये वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर दूँ तो ये हमें कैलकुलेट हो जाएगा। एनर्जी रिलीज कैसे होगा,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है ना, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रही है, एनर्जी रिलीज ही होगा। तो हो जाएगी ना। तो ऐसे रिएक्शंस को जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे तो चलो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक क्यों? माने हम दे रहे हैं ज्यादा एनर्जी और बीच में ही वो स्टॉप हो जा रहा है, तो कुछ एनर्जी बचा रह जाएगा। एंडो का मतलब एनर्जी गेन करता है। यहाँ तो फील हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। कैसे फील किया जाए उसको? मैंने अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो गेन हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल्स, ऐसा ये वाला तो एंडोथर्मिक ही होगा, तुम सही बोल रहे हो। मान लो हमने एनर्जी 100 दिया तो यूज 50 में ही प्रोडक्ट बन गया, तो 50 ऑलरेडी बचा हुआ है, मैंने एनर्जी उसकी बची हुई है, तो यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी इसको बची हुई, मैंने एंडोथर्मिक हो गया। और यहाँ पे हमने दिया 100 और प्रोडक्ट बचा है 150, तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, यही चीज़ है ना इसको कॉन्सेप्ट। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। सर आप एक बार डेल्टा ई का वापस बता सकते हो? डेल्टा ई निकालना है ना, तो डेल्टा ई के लिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा ई आप ऐसे देख सकते हो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट मान लो 100 जूल्स में है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है 50 जूल्स में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया ना, वो तुम्हारा डेल्टा ई होता है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी का जो डिफरेंस आया ना, वही डेल्टा ई होता है। यस सर, थैंक यू सर। जैसे बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे ग्राफ हैं, पिक्चर हैं, एनिमेशंस हैं, वो देखकर हम और उसको समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, मैंने रखा होगा, कहीं देखना पड़ेगा मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आता हूँ। तो ठीक है, जैसे ये जो एनर्जी प्रोफाइल जो डायग्राम दिख रहा है ना,
वो वही समझना, माउंटेन पे हम स्टोन को ऐसे ऊपर चढ़ा रहे हैं तो वो फील होगा कि अच्छा हम एनर्जी दे रहे हैं। और क्योंकि हाइट उसका कम है पहले वाले केस में, तो जितना हम एनर्जी दे रहे थे उतना यूटिलाइज हुआ नहीं, तो एनर्जी हमारा बचा रह गया, है ना। और उसमें जो है वो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एनर्जी एक्सोथर्मिक हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा फील कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैंने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना है तो उसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस क्या है ना, ये हम देख रहे हैं। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें कितने रिएक्टेंट में इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, जितना रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट फास्ट बनेगा। ये सारा चीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन है कि सर ये कोलिजन कैसे होना चाहिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, बाइनरी में कोलिजन कैसे होना चाहिए। तो कोलिजन जो है ना, देखो कोलिजन कैसे होना चाहिए, जैसे ये मान लो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, तो कोलिजन जो है ना वो ऐसे होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इसे हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एक रिएक्टेंट ऐसा है और दूसरा रिएक्टेंट ऐसा है, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन लिखते हैं। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ग्राफ दिया हुआ था, पूछा था कि बताओ किसमें प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो ये ध्यान रखना एक्सियल कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो रेट ऑफ कोलिजन है, जो रेट है वो हमने क्या लिखा था, माइनस dx/dt लिखा था ना शायद, इज इक्वल्स टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कितने कोलिजन हुए और कितने इफेक्टिव कोलिजन हुए उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z लिखते हो और फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन को F लिखते हो, तो यहाँ पे रेट जो होगा हो जाएगा Z मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, क्या टेम्परेचर का भी इफेक्ट कोलिजन पे आएगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से कुकिंग बहुत फास्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे बहुत क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुकिंग फास्ट होता है, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो क्या होता होगा, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होगा, राइज हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से दिस विल इंक्रीज, करेक्ट, इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये कोलिजन्स को बढ़ा देगा। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी enhanced,
ठीक है, अर्हेनियस ने इस पे स्टडी किया और उसने एक लॉ बनाया। तो यहाँ लिखोगे अर्हेनियस suggested an equation. Arrhenius suggested an equation which describe k को क्या लिखते हैं बताओ? रेट कांस्टेंट ना, रेट कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अर्हेनियस इक्वेशन ये बहुत फेमस है। तो उसने मैथमेटिकली ये निकाला कि रेट कांस्टेंट जो होता है ना, मैं जाऊँ ना नेक्स्ट पेज पे, होता है ए ई रेशियो। सर प्लीज स्लाइड प्लीज। अच्छा ठीक है, अर्हेनियस ने क्या सजेशन दिया कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ वैरी होता है। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो वही प्रिपेयर करके आना। ठीक है, टेस्ट के क्वेश्चंस लिख देता हूँ। कल है, हाँ कल तुम लोग कितने बजे आने वाले? 11 बजे ना, 3 to 5। ठीक है, 10:30 कितने स्टूडेंट्स आने वाले हो भाई? 10:30 और मैं आऊंगी मैं भी शायद आऊंगा। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, टेस्ट संडे को सुबह ही होगा। संडे को चलेगा? टेस्ट संडे को करते हैं, मंडे वैसे भी हॉलीडे है ना। हाँ तो संडे को चलेगा, संडे को 10 बजे मिले, है ना? टेस्ट संडे को 10 o'clock, है ना? 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, 10 to 1। सर कल नहीं हो सकता है क्या? कल मेरा बच्चों का एग्जाम है एमबीए, थोड़ा इनकरेज करने के लिए। ओके सर, संडे नहीं आएंगे ना सर, ऑनलाइन में तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ यार, क्योंकि बच्चों को इंटरेक्शन बढ़ता है ऑनलाइन में। मैं नहीं रहूँगा तो मैं शुरू में मैं ओपन करके चला जाऊँगा, तो तुम लोग हुई ना, तुम लोग तो मुझे रहने मैनेज तो कर ही लोगे, कोई आएगा तो मैनेज करेगा। ठीक है, तो मैं सुबह ओपन करके इंस्टीट्यूट चला जाऊँगा, शुभम रहेगा यहाँ पे, है ना? और फिर मैं आ जाऊँगा शाम तक। ठीक है, चलो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू A फॉर नहीं, A एम्पलीट्यूड को A देखो उसने क्या रिलेशन निकाला, A e रेज़ टू माइनस EA बाई क्या लिख सकते हैं बच्चों? RT। ठीक है, EA को क्या लिखते हो बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी। EA को क्या लिखते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी समझते हो ना? और A को बोलते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट है, A इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह से बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। K को क्या लिखते हैं? K को हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं। T को क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब तुम इसको लॉग ले लोगे ना, log K is equals to log of A minus EA by RT into log EE। log का वैल्यू, log E का वैल्यू 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा log of K is equals to
log of A minus EA divided by R into T। बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। अच्छा, ये कैसे आया, इसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिक्स एक्चुअली, तो अभी आपको उतनी जानने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। अर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था कि k इज अ फंक्शन ऑफ t, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो k कैसे बढ़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल बढ़ता है ये, है ना। फिर उसने लॉग लगाया तो लॉग ए माइनस ए बाई आर टी लॉग ई हो गया, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है। फिर उसने क्या किया ना, 2 टेम्परेचर पे रिसर्च स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे ना, log k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर है T1 तो रेट कांस्टेंट क्या है, K1। जब टेम्परेचर है T2 तो रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो उसने क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे रिसर्च स्टार्ट किया, और फिर देखा कि भाई रेट ऑफ कोलिजन टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ा था, तो वो लॉग के रिलेशन को फॉलो कर रहा है ना। तो T1 के लिए उसने क्या निकाला, T1 के लिए निकाला log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए बाई आर T1 लिख सकते हैं, और T2 के लिए क्या लिख सकते हैं, log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए बाई आर T2 लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देना, या इसे तुम फर्स्ट ले लो, इसे तुम सेकंड ले लो, तो ऐसा लिख सकते हो क्या, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड क्या होगा, log ऑफ K1 माइनस ऑफ log ऑफ K2, log a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई आर T2। फिर उसने लिखा कि दिस इज log K1 बाई K2, उसने बेस 10 ले लिया था, और ये हो जाएगा ई ए। तो जब बेस 10 लोगे ना तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा, ठीक है। आर तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना, आर कॉमन निकाला उसने। फिर उसने लिखा 1 बाई T1 माइनस ऑफ 1 बाई T2। तो ये सब डेरिवेशन प्रिपेयर करके आना, है ना। और यहाँ पे ना, ठीक है, सही है। सर आप लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं? लास्ट स्टेप ना, हाँ देखिए, मैंने ये इक्वेशन को इसमें माइनस कर दिया, log K1 माइनस log K2 कर दिया, तो log a तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों लाइक टर्म है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना, ये माइनस बाहर आएगा क्या, ये 1 माइनस 2, तो ये लिख लो T2 माइनस 2। मैंने तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ई ए बाई 2.303 के बाहर ले लो, तो 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ओके, वो थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से माइनस, आप लोगों ने एडिट कर लिया ना। मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, सर ये फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 ले लें क्या, चलो 3 ले लेते हैं। वैसे सर हो गया, हो गया, ठीक है।
अब चलो, अब ये हो गया log टू द बेस 10, ये हो जाएगा k1 बाई k2। लिखूंगा पेज वाला साइड पे है। हाँ वन सेकंड। ठीक है, अब इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए आया था ना, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर था ना ये, और क्या था बच्चों, 1/T2 था या 1/T1? 1/T2 माइनस, हाँ ये के था ना, के था, आर है ना ये आर और ये आर, ये आर है ना, आर लिखा है ना तुम लोगों ने, ये वाला ये आर है, और ये क्या है, पहले T2 है, ये मैं क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये T2 है और यहाँ पे T1 है, ठीक है, ये T2 है और ये T1 है। तो चलो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/T2 माइनस 1/T1, log ऑफ 10 k1 बाई k2। ये निगेटिव को कैसे रिमूव करोगे, तो निगेटिव को रिमूव करने के लिए ऑर्डर चेंज कर दो, मीन्स माइनस कॉमन ले लो, तो ए अपॉन 2.303 आर इंटू T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू T2 लिख सकते हो। इसको तुम फर्दर ऐसा भी लिख सकते हो, log ऑफ 10, यहाँ पे k1 बाई k2 है ना, बट बुक में क्या लिखता है, k2 बाई k1 लिखता है, ठीक है। तो जब तुम k2 बाई k1 लोगे, तो k2 बाई k1 लोगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और E अपॉन 2.303 आर, और जब तुम T2 को पहले लोगे तब भी यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, तो ये और ये कैंसिल कर दो। इसका मतलब है यहाँ से तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, log टू द बेस 10 k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई T2। इसे हम बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। तो ये डेरिवेशंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। तो सर 1 माइनस तो ऑलरेडी था ना। सर रुक जाओ, ये माइनस है क्या यहाँ पे? हाँ सर। यस सर। T1 Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, ये प्लस, एक मिनट, ये हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, इसको k1 बाई, शायद पहले k2 बाई k1 था क्या, या k1 बाई k2 था, ठीक है, तो k1 बाई k2, और इस पे ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ये T2 बाद में था ना, T2 को मैंने पहले कर दिया, T1 को बाद में कर दिया, तो नेगेटिव कॉमन है, उस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव प्लस हो गया, है ना, और तो यहाँ पे k1 बाई k2 लिखो, k1 बाई k2 हो जाए, सही है, k1 बाई k2 जाएगा। हाँ
देखो यहाँ पे मैंने ई ए कॉमन माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये प्लस होगा क्या यहाँ पे? रुक जाओ, यहाँ से ना फिर से लिखते हैं, यहाँ से हम लोग फिर से लिखते हैं। ये देखो log ऑफ k1 बाई k2, हम लोग ई ए बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ई ए बाई आर को कॉमन निकाल रहे हैं, तो 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1 आएगा। देखो ई ए बाई आर बाहर निकाला तो 1 बाई t2 माइनस t1, तो इसे फिर फर्दर ऐसा लिख सकते हैं ई ए बाई आर t2 t1 माइनस t2, ये t1 यहाँ जाएगा, ये t2 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा t1 इंटू t2 लिख सकते हैं। हो गया ना, तो यहीं पे कॉम्पनसेट हो गया, है ना। बाकी का स्टेप क्यों किया मैंने, बाकी का कोई करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, हाँ फॉर्मूला बताना, फाइनल फॉर्मूला log ऑफ 10 k1 बाई k2, हाँ k1 बाई k2 बाई r ना इनटू हाँ अपॉन t1 इनटू, और ये होगा 2. ठीक, ये इक्वेशन आ रहा है हमारा, ये इक्वेशन आ रहा है। अब तुम इसे ऐसा करो, तुमने ये इक्वेशन पढ़ा था मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c क्लास 10 में पढ़ा था। ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेप्ट c होता है और ये एंगल थीटा है, और tan थीटा को तुम क्या लिखते हो, m लिखते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे को y ले, है ना, तो ये y हो गया। अब हमें क्या चाहिए, mx चाहिए प्लस c चाहिए, तो इससे थोड़ा सा और हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं क्या, k1 बाई k2 को ना k ले लो, ठीक है, k1 बाई k2 को k ले लो, और हमने एक इक्वेशन लिखा था ना अरहेनियस का, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था बताना, a इज इक्वल्स टू ई रेज टू, नहीं k इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, k इज इक्वल्स टू ए ई लिखा था ना। अच्छा, तो अगर मैंने यहाँ पे log ले लिया दोनों साइड, तो यहाँ पे ये log a हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, और क्योंकि log टू द बेस तुम 10 ले रहे हो इसलिए 2.303 r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई टी। अब इसको तुम क्या करो ना, इसको y ले लो, इसको c ले लो, इसको m ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये फॉर्म हो गया y इज इक्वल्स टू c प्लस माइनस ऑफ m इंटू एक्स। तो ये mx प्लस c के फॉर्म में ये इक्वेशन बन गया, इससे मैंने ये लिखा है। दोनों साइड लॉग लो, इधर भी लॉग लो, इधर भी लॉग लो, तो लॉग लेने से क्या होगा, ये लॉग के हो जाएगा ना,
लॉग पढ़ा है या तुम लोगों ने, है ना? तो लॉग के हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पावर है तो ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मैसेज क्या दे रहा है? अब मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। सर एक मिनट, हाँ ठीक है। जिसको लॉग का बेसिक्स नहीं पता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग m इंटू एन हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। और लॉग m, हाँ, लॉग बेस है 10, a रेज टू पर m है, इसको तुम m log a भी लिख सकते हो। ये लॉग के दो बेसिक्स थे। जो पावर होता है ना वो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी तरह से ये जो पावर था ना, ये वाला पावर, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया। लॉग किधर गया? तो लॉग e और e का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट रिमेंबर रख लेंगे। तो रिजल्ट क्या हो गया कि ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है, उस अर्हेनियस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन को तुम एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? ये क्या हो गया? ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? देखो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज में, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। क्या था इक्वेशन बताना जरा? इक्वेशन क्या था? लॉग log k is equal to log a minus ga by 2303 by t लिखा था ना। अच्छा, तो ये हो गया, ये y लिया था ना तुमने, तो इसको log k टू द बेस 10 लेना। इसे x लिया था ना तुमने, तो इसको 1 बाय t ले लो, ठीक है। m किसे लिया था? इसे लिया था क्या? ये m लिया था तुमने, और ये क्या लिया था? कांस्टेंट लिया था c का मतलब है इंटरसेप्ट। इसका मतलब है ये एक लाइन होगा, लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, ये। तो ये एंगल क्या है? थीटा, है ना। और स्लोप होता क्या है? माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 r। और ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है log a पे, log a। अगर इतने मैथमेटिक्स नहीं आता है समझ में, तो बस ये तुम ध्यान रखो कि ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है, ये अर्हेनियस इक्वेशन को लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका स्लोप क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए हमें ये एंगल क्या होगा? ये एंगल पॉजिटिव होगा ना। नेगेटिव कौन सा एंगल होगा? ये एंगल पॉजिटिव होगा, ये एंगल नेगेटिव होगा। समझते हो क्या? क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो अगर ये तुम सपोज मान लो, हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं? हम लोग जो है वो इस नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, क्योंकि जब भी एंगल स्मॉल होगा तो थीटा और टैन थीटा बराबर हो जाता है। सर जो K1 और K2 वाला जो इक्वेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसमें क्या दिया रहेगा कि दो टेम्परेचर दिया रहेगा, K2 दिया रहेगा, बोलेगा K1 निकालो, तो फिर वो वाला इक्वेशन लगा देंगे। यस सर। और कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, तो फार्मूला के फॉर्म में इसको भी नंबर रखेंगे।
सर चलेगा, डेरिवेशन नहीं होगा। हाँ डेरिवेशन तो इनके लिए है, हाँ, आप लोग के लिए डेरिवेशन। सोचा था मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं लेकिन देखो क्या करोगे, करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मैथ्स का, और मैंने बेसिक्स क्लासेस में ऑलरेडी 2 से 3 महीने पढ़ा है। लॉग क्या है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब पढ़ाया है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बताया तुम्हें, लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला सब बताया। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और भी है, मैं जाऊँ नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये मैंने वाई एक्सिस दे दिया, देखो ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तुम किस टॉपिक में हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, मीन्स अर्हेनियस इक्वेशन है। ये है log k टू द बेस 10 और ये है 1/t, ये है 1/t। और यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया, देखो ये एक लाइन ड्रॉ किया और ये दूसरा लाइन ड्रॉ किया। दोनों का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऊपर ऊपर जाओगे तो नेगेटिव, नीचे आ रहे हो ये तो पॉजिटिव आएगा स्लोप, और इधर स्लोप नेगेटिव है। तो बता सकते हो किसका स्लोप ग्रेटर है यहाँ पे? 2 का स्लोप ग्रेटर है। हाँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं अर्हेनियस इक्वेशन में, क्या था, m इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2.303r, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे 2 रिएक्शन लें, मान लो ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन लिए, तो लिख सकते हैं कि इन द रिएक्शन टू, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस ले लो, तो मॉडुलस क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो मॉडुलस ऑफ स्लोप ऑफ रिएक्शन टू, मॉडुलस ऑफ स्लोप टू इन रिएक्शन टू, स्लोप का जो मॉडुलस होगा, मॉड होगा, इज ग्रेटर देन, किससे, है ना, ग्रेटर देन रिएक्शन सर जी। सर लेकिन एंगल तो 1 का ज्यादा है ना, स्लोप 1 का ज्यादा है ना? जी सर, मैं एक्स एक्सिस से देख रहा हूँ। ये भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस ऊपर भी हो सकता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तुम ऐसा देखो ना, बॉल रखो ना, क्रिकेट बॉल इस पे रखो और एक क्रिकेट बॉल इस पे रखो, कौन फास्ट, किस केस में जल्दी आएगा क्रिकेट बॉल, नीचे। जब वो सेकंड वाले पाथ को फॉलो करेगा ना तो जल्दी वो नीचे आएगा कंपेयर टू फर्स्ट वाले पाथ। हाँ सर। तो इसलिए सेकंड का स्लोप ज़्यादा है। ओके सर। तो बच्चों जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, मॉडुलस हमने लिया है, तो ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस रिएक्शन टू। तो अब ये माइनस नहीं सोचोगे क्योंकि माइनस इसी में कॉम्पनसेट हो गया है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस कॉम्पनसेट हो गया है। हाँ तो किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है बताओ, इन रिएक्शन टू हैज हायर एक्टिवेशन रिएक्शन टू हैज हायर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा अब ये बताओ कि टेम्परेचर के लिए मोर सेंसिटिव कौन सा रिएक्शन होगा, 2 या 1?
मोर सेंसिटिव विथ टेम्परेचर। तो जिसका स्लोप ज़्यादा वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो ज़्यादा चेंज शो करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द रिएक्शन टू will be more sensitive to temperature change, ठीक है। तो ये रीजनिंग है, इसको ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये रीजनिंग है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज में जाएं। देखो बच्चों, मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा था, बताना k का वैल्यू क्या था। अरेनियस इक्वेशन AE रेज़ टू, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा करो कि यहाँ पे log k क्या लिखा था तुमने, log k बताना। log ऑफ a लिखा था माइनस EA बाई RT लिखा था ना, कुछ ऐसा लिखा था ना आपने, 2.303 RT, ठीक है। यहाँ पे लिखा था तुमने 2.303 और R इंटू T लिखा था, ठीक है। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, log ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका ग्राफ ये भी जस्ट हमने ऐसा ड्रॉ किया था, ठीक है, ऐसा ड्रॉ किया था। अच्छा अगर मान लो मैंने ग्राफ ऐसा लिखा, ये देखो ये रेट है और ये टेम्परेचर है, और ग्राफ कुछ मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसे हम लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका रेट बढ़ रहा है। जैसे किचन में जब आप कुकिंग करते हो तो जैसे जैसे आप रेगुलेटर चेंज कर रहे हो वैसे वैसे कुकिंग का स्पीड भी बढ़ रहा है, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ग्राफ ऐसा है, ये है रेट और ये है टेम्परेचर। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो ये क्या मैसेज दे रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट बहुत ज़्यादा हो गया है ना। जैसे नॉर्मली पटाखे, जो दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल टेम्परेचर दिया हमने और ब्लास्ट होता है, रेट बहुत ज़्यादा होता है रिएक्शन का। तो ऐसा अगर ग्राफ आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ये ग्राफ हो गया एक्सप्लोसिव रिएक्शन का। अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ये रेट है, ये रेट है और ये है टेम्परेचर, और ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और रेट जो है वो पीरियोडिक वैल्यू हो रहा है ना। आप देख सकते हो एक वेव के फॉर्म में वैल्यू हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ये ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ऑफ कार्बन से कार्बन। ठीक है, तो ये ग्राफ्स अगर आएंगे तो आपको लिखना होगा, 4 ऑप्शंस। थर्ड वाला ग्राफ ना ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आएगा ऐसे। सेकेंड वाला एक्सप्लोसिव है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, जाओ नेक्स्ट पेज पे, बस 10 मिनट और। Yes sir, done. तो हमने अभी क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि K, हाँ फॉर्मूला बताना, K इज इक्वल्स टू AE रेज टू माइनस EA बाई, इसको तुम K बाई A भी लिख सकते हैं। K बाई A क्या लिख सकते हैं बच्चों, K बाई A क्या लिख सकते हैं बताओ, E रेज टू माइनस EA बाई R लिख सकते हैं ना। ठीक है, K क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, K क्या रिप्रेजेंट करता है, और A क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो क्या होता है कि जब रिएक्टेंट एक्टिव रहेगा ना, जब रिएक्टेंट जब एक्टिव होगा ना, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिव होगा तो K बाई A का वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्टिव रिएक्टेंट, तो K बाई A 1 ले लेना है। तो 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा बच्चों, जब E का पावर क्या हो जाए, 0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो जाए, 1। तो जब E का पावर 0 हो जाएगा तभी K बाई A क्या हो सकता है, 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये K बाई A इज इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस EA बाई RT है। ठीक है, तो अगर हम T का वैल्यू 0 पुट कर, T का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट कर दें, T का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0। तो अगर हम T का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे T का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर K बाई A 1 हो गया तो जो भी यूनिट K का होगा वो यूनिट A का हो जाएगा, A और K का यूनिट सेम हो जाएगा। कब, जब K बाई A 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा, मान लो कि तुम्हारा छोटा भाई है और तुम उसको बोल रहे हो स्टडी करने के लिए, वो नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे मयूरी, क्या करोगे? पीटना नहीं उसको, मैंने बोलना है, हाँ पीटने पे मत जाओ। हाँ हाँ, पापा को बोलना। हाँ, मैंने ये है कि मान लो कोई भाई है अपना छोटा, हम नहीं पढ़ते थे तो चलता है, लेकिन अगर कोई छोटा भाई नहीं पढ़ रहा है तो बहुत लगता है अपने को, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है वो। तो हम उसको अगर पढ़ना, मतलब चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, अच्छा आदमी बने,
तो डेफिनेटली पहले तुम उसको मोटिवेट करोगे, तुमसे नहीं काम बनेगा तो क्या करोगे? मान लो घर वालों से काम नहीं बन रहा है तो क्या करोगे? घर वाले उसको परेशान हो गए कि वो सही रास्ते पे आ जाए, नहीं हो रहा है काम तो क्या करोगे? पागल खाने तो ले नहीं जा सकते उसको, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किसी को हायर करना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट में ले जाना पड़ेगा, किसी मेंटोर को, किसी टीचर को हायर करना पड़ेगा। सभी लोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि तुमने टीचर को हायर किया, क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि घर की बातों को तो सुन नहीं रहा है वो, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे अभी शुभम जी बोल रहे थे कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कभी कभी जब रिएक्शन नहीं होता है ना, या कोई करना नहीं चाहता है, तो हम लोग कैटलिस्ट का हेल्प लेते हैं रिएक्शन को कराने के लिए। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देता है ना। तो इसमें दो चीजें होती हैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखोगे प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो जब तुम कैटलिस्ट डालोगे ना, तो पता है रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जी 26 ही है क्या? कोई बात नहीं, क्या करोगे बताओ ना, मैं तो मोटिवेट कर करके थक गया हूँ। उनको कैटलिस्ट भी फेल हो जाएगा, ऐसा कोई कैटलिस्ट बना नहीं है कि उनको आदमी बना दे। ऐसा भी होता है, रिएक्शन हमेशा नहीं पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं। अब जिसने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना ही नहीं लाइफ में, उसको कितना भी कुछ करोगे ना तो फायदा नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, है ना। तो ये चलो, ये लिखोगे रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट, और ये हो जाएगा रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है। तो क्या होता है कि जब तुम कैटलिस्ट यूज करते हो ना, तो वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन को फास्ट कराएगा। तो फास्ट कराएगा, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो पहले बिना कैटलिस्ट के इतना एनर्जी तुम्हें देना पड़ता था, देखो इतना एनर्जी देना पड़ता था विदाउट कैटलिस्ट, है ना। ये इतना एनर्जी देना पड़ता था विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन जब तुमने कैटलिस्ट डाला तो एनर्जी का क्या होगा? कम होगा। अब कम एनर्जी पे ही वो एक्टिवेट हो जा रहा है। तो ये हो गया। तो ये क्या है? ये तो है एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसको तुम डेल्टा ई लिखते थे, एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। और ये हो गया। इसका मतलब कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट करा देगा। मतलब पहले जितना हमें एनर्जी देना पड़ता था, अब कम एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लिख लो the function of a positive catalyst, the function of a positive catalyst is to lower down the activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, यानी कम एनर्जी पे ही रिएक्शन होने लगेगा। बट अगर निगेटिव कैटलिस्ट डालोगे तो क्या होगा? और एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। मैंने पहले अगर 100 में हो रहा था तो अब 115 में हो जाएगा।
तो इसका वाइस वर्सा क्या होगा बच्चे? नेगेटिव कैटलिस्ट, जी बताइए। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? या ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा था ना पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या करेगा? इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। सर जी ये नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से प्रोसेस में यूज होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट किस प्रोसेसेस में यूज होता है? जैसे देखो, जैसे अगर हमने कैटलिस्ट नहीं यूज किया था तो कोई रिएक्शन 100 पे हो रहा है ना, लेकिन हम उसका रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रहा है और उसको स्लो करना है तुम्हें, ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दो उसमें, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो तुम इजीली उसका ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स ले सकते हो। यस सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए Kp यूज करेंगे, AE रेज़ टू माइनस EP बाई RT, और A फॉर एब्सेंस, है ना, ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट में, और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये हो जाएगा AE रेज़ टू माइनस ऑफ EA बाई RT। तो जब इसको डिवाइड कर दोगे Kp बाई Ka, तो ये हो जाएगा A और A कैंसिल हो जाएगा, तो EA माइनस ऑफ EP बाई RT हो जाएगा, और EA माइनस EP एब्सेंस माइनस प्रेजेंस, इसको लिखते हैं चेंज इन एनर्जी बाई RT। ठीक है, ये भी एक बहुत ही फेमस रिलेशन है। रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, in absence of catalyst is equals to E raised to delta E divided by R into T, जहाँ पे डेल्टा E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। है ना? सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाओ जी सर, लास्ट स्लाइड। हाँ, आज कितने पेजेस हो गए भाई? 18 पेजेस हो गए ना, 18 पेजेस, है ना डेनियल? इस तरह का कैपेसिटी चाहिए रैंकर्स में, और कैपेसिटी किसी के अंदर रहता नहीं, बनाना पड़ेगा तुम्हें, है ना? अरे वाह, कुछ तो पढ़ाई किया आज, है ना? अब अगर इतना देर और क्लास ले लेंगे ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या करना? अच्छा ठीक है, नहीं अभी आएंगे सर, आएंगे सर, चलेगा सर। हो गया सर, थैंक यू। हो गया ना? ओके, तो देखो अब इसमें क्या क्या बचा। इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, रिमेनिंग टॉपिक्स, और ये देखेंगे हम लोग तो जल्दी ख़त्म करेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे ऐसा कुछ। फर्स्ट है ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, ज़ीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ये हमें पढ़ना है, तो आप खुद से भी आप पढ़ सकते हो, है ना? उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद है सेकेंड ऑर्डर है, उसके बाद है हाफ लाइफ, है ना? हाफ लाइफ, बस इतना ही पढ़ना। Pseudo ऑर्डर रिएक्शन,